हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा लिया है और खोरठा लेकर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो यहाँ हम खोरठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ पेपर 3 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्वालिटी के साथ मैंने पहले भी कहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। आप उन सारे लेक्चर्स को देखें, उसको देख करके आप एमसीक्यू लगाएंगे, जो कि एमसीक्यू भी हम लगवाएंगे। तो पूरी तरीके से हम आपके साथ बने हुए हैं। आप अगर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है, आगे कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, साहित्य की अन्य विधाएं में अभी हम जीवनी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, खोरठा को 45 डेज में कवर भी करेंगे, एमसीक्यू भी लगाएंगे और इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लगभग 20 से 30 फुल लेंथ टेस्ट करेंगे और 100 के 100 क्वेश्चन कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में हम लोग दे करके आएंगे। लाइव आपके साथ हम लोग इंटरेक्ट होंगे और 20 के 20 जो है फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। आज जीवनी में तिलका मांझी और विश्वनाथ दसवंधी राज जी का जीवनी देखेंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरा सिलेबस कवर होगा। देखिए, आज जीवनी जो है साहित्य की अन्य विधाएं में जीवनी करने वाले हैं और जीवनी में हमने दो जीवनियों को देखा है, बिरसा जी के बारे में और शेख भिखारी के बारे में। आज देखेंगे तिलका मांझी। आदिवासियों का जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला आदिवासी थे जिन्होंने विद्रोह छेड़ा था, तिलका मांझी। इनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन तिलका मांझी का अगर वास्तविक नाम के बारे में बात करें तो जबरा पहाड़िया था। क्या था? जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया। लेकिन तिलका मांझी इनका नाम कैसे पड़ा, इनका जन्म कब हुआ है, तो इनके बारे में सब कुछ हम लोग देखेंगे एक एक करके। इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता था, क्यों आदि विद्रोही का इन्हें उपाधि दिया गया था, सब कुछ देखेंगे। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत तिलकपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत तिलकपुर गांव में हुआ था। यह संथाल सौता या फिर इन्हीं को सौतार जाति कहा जाता है, उस जनजाति से थे, संथाल जनजाति से। लेकिन इतिहासकारों के बीच इनके जाति को लेकर अलग अलग प्रकार के मतभेद हैं। कोई कहता है कि यह संथाल जनजाति से हैं, तो कोई कहता है पहाड़िया जनजाति से। लेकिन संथाल जनजाति के होने का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण या फिर लिखित प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिला है। लेकिन जो हमें मिला है उसके हिसाब से इनको संथाल जनजाति अगर रहेगा तो आप टिक करेंगे संथाल, पहाड़िया रहेगा तो पहाड़िया टिक करेंगे, दोनों एक साथ नहीं होगा। आगे देखिए, तिलका मांझी जी का जो नाम था जबरा पहाड़िया, लेकिन इसको तिलका मांझी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको कहा गया था। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनको क्या कहा गया था? तिलका मांझी कहा गया था। अच्छा, तिलका का मतलब क्या होता है? तो तिलका का मतलब पहाड़िया भाषा में होता है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। इनकी आंखें लाल सुर्ख थी और बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे। यह किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था और अंग्रेजी सरकार की नींव हिला करके रख डाली थी। दोस्तों, तिलका का मतलब आपने समझ लिया कि गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति तिलका होता है पहाड़िया भाषा में। इसीलिए, और चूंकि यह अपने गांव के प्रधान भी थे और पहाड़िया जनजाति में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है, इसीलिए अंग्रेजी गवर्नमेंट इसे तिलका मांझी के नाम से पुकारने लगे। आगे देखिए, एक उपन्यास है सालगिरह डाके, जो कि एक बंगला उपन्यास है और यह तिलका मांझी जी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है, जिनको लिखने वाली है महाश्वेता देवी। कौन? महाश्वेता देवी। और इनका जो इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद जो है उसका नाम है सालगिरह डाकरा या सालगिरह की पुकार, इस प्रकार से है। तो इस उपन्यास में तिलका मांझी जी को संथाल जनजाति का कहा गया है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, तिलका मांझी जो जो थे वह धुन के एकदम पक्के दबंग स्वभाव के, किसी के सामने झुकने वाले नहीं, गलत को गलत कहने वाले और गलत के आगे शोषणकारी दमनकारी जो नीति थी अंग्रेजों की या फिर जो जमींदारों की, उसके खिलाफ झुकने वाले यह नहीं थे। तिलका मांझी जी क्या करते थे? अंग्रेजों और जमींदारों के खजानों को लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार को बचपन से देखा था और उस अत्याचार को मिटाने के लिए, उस आतताई के खिलाफ यह आवाज उठाने के लिए अपने समुदाय को, अपने जनजाति, अपने आदिवासी समुदाय को और गैर आदिवासी समुदाय जो था उसको इकट्ठा करने के लिए यह काम करने लगे। 1750 ईस्वी में इनका जन्म होता है और लगभग 1764 के बाद से यह विद्रोह छेड़ देते हैं, विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ भागलपुर के, यहाँ पर देखिए यह मीटिंग कर रहे हैं, भागलपुर के निकट एक जगह है बनचरी, जो
जोर, वहां से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था। अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया था। आदिवासी संथाल समुदाय को और गैर संथाल या फिर गैर आदिवासियों को संगठित करके इन्होंने एक सेना बनाई थी और इनकी जो सेना थी वह गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। अंग्रेजी सरकार 1764 ईस्वी के आसपास चुआर विद्रोह से बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त थी। और आप जानते हैं चुआर विद्रोह के बारे में हमने झारखंड जीके की जब इतिहास कर रहा था तो वहां पर विद्रोह, जो जनजातीय विद्रोह है, उसमें देखा था चुआर विद्रोह क्या था, चुआर भूमिजों को कहा जाता था, यह सब कुछ हमने देखा था। तो चुआर विद्रोह से त्रस्त थी और इधर तिलका ने भी विद्रोह छेड़ दिया। तो जो अंग्रेजी सरकार की नींव थी वह पूरी तरह से हिल चुकी थी, वह थरथरा चुकी थी। अंग्रेजी सरकार, तिलका मांझी के लाल लाल आंख को देखकर अंग्रेजी सेना भय से थर थर कांपने लगते थे। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी गवर्नमेंट, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो इन्होंने विद्रोह छेड़ा, जो आंदोलन किया, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो इन्होंने आंदोलन का बिगुल फूका था, तो उसमें क्या था, पहले इस तरह से तो नहीं था, व्हाट्सएप है या फिर मैसेंजर है, मैसेज चैट कर लिया, इस तरह से नहीं था। तो यह किस प्रकार से लोगों के बीच जो ट्रांसफर करते थे अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी बातों को, या फिर लोगों को संगठित करने का काम किस प्रकार से करते थे, तो साल पत्ते पर कुछ लिख करके, साल पत्तों के माध्यम से इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने का शुरुआत किया, लोगों को संगठित किया और उन्हीं साल पत्तों के माध्यम से ही यह एक दूसरे को संदेश भेजते थे। 1773 ईस्वी की बात है, क्लीवलैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी जो कि पुलिस अधीक्षक बन करके राजमहल क्षेत्र में आया था। कब? पुलिस अधीक्षक बन करके राजमहल क्षेत्र में आया था। क्लीवलैंड एक बहुत ही चालाक अंग्रेज अधिकारी था और इन्होंने लगभग जो आदिवासी समुदाय के लोग थे या फिर वो जो कबीला हुआ करते थे उनको अपने तरफ कर लिया था। धीरे-धीरे करके अपनी तरफ इन्होंने उन्हें करने की कोशिश करने लगे। और देखिए क्या होता है कि 1784 ईस्वी में तिलका मांझी के द्वारा भागलपुर पर आक्रमण कर दिया जाता है। 1784 में तिलका मांझी के द्वारा भागलपुर पर आक्रमण कर दिया जाता है और 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या तिलका मांझी ने कर दी। किसकी? 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या इन्होंने कर दी थी। फिर उसके बाद क्लीवलैंड के हत्या के बाद जो है अंग्रेजी सरकार तिलका मांझी को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और उसको किसी प्रकार से पकड़ करके उसे मारने का फरमान जारी कर दिया जाता है। तो आयरकूट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, उसने तिलका को पकड़ने के लिए अलग अलग जो आदिवासी समुदायों के, जो कबीलों के जो हेड थे, जो सरदार थे, उनको क्या किया, उन पर जोर दिया, प्रेशर दिया और जो किसी प्रकार से उन्हें पकड़ने के लिए जोर लगाया। लेकिन तिलका जो है वहां से बचकर भाग निकला और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। उसके बाद वहां से छुप करके ही वह विद्रोहियों को संगठित करने लगे, लोगों को संगठित करने का काम करने लगे। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जब आए थे किसके स्थान पर, तो क्लीवलैंड के स्थान पर वारेन हेस्टिंग्स जब यहां आए तो उनके द्वारा तिलका मांझी को पकड़ लिया जाता है और तिलका को गिरफ्तार कर 4 घोड़ों में बांधकर उसे घसीटते हुए सुल्तानगंज की पहाड़ियों से भागलपुर लेकर बड़ी ही क्रूरता के साथ घसीटते हुए लेकर आया जाता है। और मीलों मीलों बहुत दूर जो है घसीटे जाने के बावजूद भी तिलका मांझी जीवित थे और उसकी लाल सुर्ख आंखें तब भी गुस्से से लाल थी। अंग्रेजी सेना भय से कांपते हुए उसके पास गए और अंग्रेजों ने भागलपुर के चौराहे पर विशाल बट वृक्ष से टांग कर उनको फांसी दे दी। दोस्तों, आज भी भागलपुर के एक चौक का नाम तिलका मांझी चौक है। आप वहां पर जाएंगे तो आप जरूर उस बात को सोचिएगा कि यहीं पर, इसी जगह पर तिलका मांझी जी को फांसी दिया गया था। बड़ी ही क्रूरता के साथ देखिए यहाँ पर घसीटते हुए अंग्रेजी सेना के द्वारा इसे लेकर के वहां से जाया जाता है। तो देखिए 13 जनवरी 1785 ईस्वी को वीर बहादुर तिलका हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। 13 जनवरी 1785 का डेट याद रखना है कि वीर बहादुर तिलका हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। तो यह थी तिलका मांझी की जीवनी। अब हम लोग देखेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में। विश्वनाथ दसौंधी जी, राज जी खोरठा के एक लेखक हैं, खोरठा भाषा के जाने माने लेखक हैं। और राज जो है, विश्वनाथ दसौंधी इनका नाम है और राज इनका उपनाम है। राज जी इन्हें सब कोई कहते थे। क्या कहते थे? राज जी। अच्छा, आपको ये सारा का जो कवि या लेखक है उनके उपनाम भी याद रखने हैं। तो दसौंधी राज जी का जो उपनाम है वह है विश्वनाथ दसौंधी राज। हमने जब अजगर नाटक किया था तो विश्वनाथ जी के बारे में हम बार बार कर रहे थे। अजगर नाटक इन्हीं का लिखा हुआ है। आप अगर अजगर नाटक को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए।
विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 को भटमुरना कतरास कतरास के भटमुरना में हुआ था, ठीक है? और यह धनबाद में पड़ता है। 15 अप्रैल 1943 को 15 अप्रैल 1943 को भटपुरना कतरास के भटमुरना में धनबाद में। इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हो जाती है। देखिए 1943 में यह जन्म हुआ इनका और 16 अक्टूबर 2009 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको यह बात भी याद रखना है। इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी था। क्या था? इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी और माता का नाम फूटा देवी। पिता का नाम मुखराम दसौंधी, माता का नाम फूटा देवी। और अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, कृतियों के बारे में बात करें तो यह हिंदी और खोरठा दोनों में इनकी रचनाएं बहुत फेमस है। आगरा प्रगति प्रकाशन से हिंदी में इनका जो रचनाएं हैं, ढलती शाम का सूरज एक उपन्यास था, हिंदी उपन्यास है, यह याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी का एक ढलती शाम का सूरज कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, कविता संग्रह है, तो आपको बताना होगा यह एक उपन्यास है, ढलती शाम का सूरज, वो भी हिंदी में। आगे देखिए वेदना के पंख एक कविता संग्रह है, यह भी हिंदी में कविता संग्रह था जो कि आगरा प्रगति प्रकाशन से ये हुई थी। वेदना का पंख कविता संग्रह। आगे देखिए शक्ति रूपेण संस्थिता हिंदी में आध्यात्मिक निबंध पुस्तक इन्होंने लिखा था। किन्होंने? तो विश्वनाथ दसौंधी जी राज ने। कौन सा पुस्तक? तो शक्ति रूपेण संस्थिता हिंदी में है, आध्यात्मिक निबंध पुस्तक है, यह भी आपको याद रखना है। शक्ति रूपेण संस्थिता किसकी कृति है, किनकी कृति है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी की, और हिंदी में है, आध्यात्मिक निबंध पुस्तक है। पहला खोरठा कहानी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनका पहला खोरठा कहानी था महुआ, ठीक है। पहला खोरठा कहानी इनका है महुआ, याद रखिएगा। कतरासगढ़ से प्रकाशित हिंदी पत्रिका बिहार भूमि के यह संपादक भी थे। कतरासगढ़ से प्रकाशित हिंदी पत्रिका बिहार भूमि के ये संपादक भी थे। 1977 में 1900 देखिए इनकी जन्म हुआ था 1943, यह याद रखिएगा। 1977 में तितकी नामक खोरठा पत्रिका का प्रथम संपादक यही थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि तितकी नामक जो खोरठा पत्रिका है उसके प्रथम संपादक कौन थे, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी। इनका उपन्यास है भगजोगनी, जो खोरठा उपन्यास है यह भगजोगनी इनका उपन्यास है, आपको याद रखना है, उपन्यास है, कहानी नहीं है, ना ही निबंध है। यह भगजोगनी एक उपन्यास है, खोरठा उपन्यास। अजगर इनका खोरठा नाटक है, अजगर जिसके बारे में सिलेबस में भी दिया गया और हम लोगों को करना है, तो अजगर इसका क्या है, खोरठा नाटक है। माटिक पुतैल एक कहानी संग्रह है, माटिक पुतैल एक कहानी संग्रह है। और घुइर मुंडली लघु कथा संग्रह है खोरठा का। देखिए याद रखिएगा, भगजोगनी उपन्यास है, अजगर नाटक है, माटिक पुतैल पुतैल कहानी संग्रह है, घुइर मंडली लघु कथा संग्रह है, पुटुस और परास इनका पहला खोरठा कविता संग्रह था। दोस्तों इनका वेदना के पंख एक कविता संग्रह वह हिंदी का है, ठीक है। और पुटुस और परास जो है विश्वनाथ दसौंधी राज का ही कविता संग्रह है, इसमें 10 कविता है और यह इनका पहला खोरठा कविता संग्रह था, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी की सारी रचनाएं। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को कतरासगढ़ में भटमुरना गांव में हुआ था। केकन अभी जो है यह धनबाद जिले में पड़ता है। उस समय भी इनकर बाप सब दो भाई हला, इनका जो बाप पिताजी थे दो भाई थे, और छोटा भाई मुकराम जो अभी हम लोगों ने देखा था मुकराम दसौंधी, उसका 3 बेटा में यह छोटा बेटा था राज जी, ठीक है। 3 बेटा था उनका, और इसके बाद जो एक इनकी बहन थी, ठीक है। तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को कतरासगढ़ के भटमुरना गांव में हुआ था, धनबाद जिले में। अब देखिए इनका पिताजी 2 भाई थे, और दोनों भाई में से मुखराम दसौंधी का 3 लड़का था, जिसमें यह सबसे छोटा लड़का राज जी और इसके पीछे एक बहन थी। जखन राज जी 10वां क्लास में पढ़ा, जब राज जी 10वां क्लास में पढ़ते थे तखनी बकसपुरा में जमुना प्रसाद जी के बेटी कंचन से इनकर बिहा भई गेल। जब दसौंधी राज जी 10वां क्लास में पढ़ते थे तब बकसपुरा में, ठीक है, बकसपुरा याद रखिएगा, वहां पर जमुना प्रसाद जी के बेटी के कंचन से इनका शादी हो गया था। और 15 साल से 15 बछरेक भेला तखन इनकर बाप गुजर गया। देखिए जब यह 15 साल के ही थे तभी जाकर के इनका इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, लेकिन इनकी माँ बची रहती है, माँ जिंदा थी। माएक दुलारेक संग बोड़ आर मांझिल दादा भौजिक सहयोग पाई पढ़ला लिखला। कहता है कि माँ के दुलार से में बढ़े और उसके बाद जो मंझला दादा भैया भौजी थे उनके सहयोग से इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। प्राथमिक शिक्षा लोअर प्रारंभिक विद्यालय भटमुरना में इनका हुआ है, ठीक है। यह याद रखिएगा कि जो इनका प्राथमिक शिक्षा है वह कहाँ पर हुआ है, तो लोअर प्राथमिक शिक्षा जो इनका हुआ है लोअर प्रारंभिक विद्यालय भटमुरना में। उसके बाद देखिए मिडिल से
मिडिल से आईए तक जो स्कूल इन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी, तो गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से। कहाँ से? गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से। फिर उसके बाद इंटर और बीए इन्होंने किया था राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से। यह बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो लोअर प्रारंभिक विद्यालय भटमुरना। उसके बाद मिडिल स्कूल में कहाँ जो है यह कौन से स्कूल से पढ़े, तो गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल। इंटर और बीए की पढ़ाई इन्होंने राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से किया था। वहीं पर 1969 में इन्होंने एमए रांची विश्वविद्यालय से किया और शिक्षण प्रशिक्षण जो है टीचर ट्रेनिंग जो इन्होंने किया था देवघर महाविद्यालय से डीएड किया था। इन्होंने क्या? देवघर महाविद्यालय जो शिक्षण प्रशिक्षण का कॉलेज है, देवघर से इन्होंने डीएड किया था। तो ये रही ये इनका पूरा पढ़ाई लिखाई इनका कैसे हुआ, शिक्षा व्यवस्था इनका कैसे था, उस प्रकार से यह बात हुआ। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि राज जी जो थे वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि यह बहुत टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड थे। और उसके बाद अगर बात करें तो इनकर इनकर जैसन कहनी उपन्यास दमदार हवे तैसने कविता, कहता है कि इनका जैसा उपन्यास कहानी जिस प्रकार से बहुत ही मजेदार, जिस प्रकार से एक साख रखने वाला खोरठा में था, उसी प्रकार से इनकी कविताएं, गीत, नाटक भी बहुत ही सुप्रसिद्ध है, या फिर खोरठा भाषा में, खोरठा साहित्य में एक बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। राज जी खुद नाटक लिखते थे और साथ ही साथ डायरेक्शन भी करते थे और मतलब ये करते थे। 70 के दशक की बात है, खोरठा क्षेत्र में मनसा मंगल बंगला और नाटक हिंदी खोरठे बड़ी जोर रहा है। कहता है कि 1970 ईस्वी की 70 के दशक की बात है कि उस समय खोरठा क्षेत्र में मनसा मंगल जो कि बंगला में और नाटक हिंदी खोरठा ये सब बड़ी जोर इसमें था। तो बेसी मतलब ज़्यादातर करके धार्मिक नाटक हुआ, राजा हरिश्चंद्र, ये सब उस प्रकार का नाटक जो है यहाँ ज़्यादा किया जाता था। उसके बाद देखिए ये सब आयोजन किस समय किया जाता था? सरस्वती पूजा, काली पूजा, मनसा पूजा, उस टाइम पर ये सब खोरठा नाटक उपन्यास से लेकर के इस प्रकार का आयोजन किया जाता था। जैसन कि आजुक समये गाँवे झुमेर कर्मा पर्व हुए है, जिस प्रकार से आज भी गाँव वगैरह में कर्मा पर्व वगैरह में होता है। एक गाँवे यदि केहू भक्ति नाटक करला तकर आस पासे गाँव सामाजिक चाहे क्रांतिकारी नाटक प्रतियोगिता भावना से करहला। एहे लेते रे गोटे 50 गो नाटक राज जी हिंदी खोरठा मिलाई के लिखला और मंचन करला। कहता है कि लगभग पूरे 50 नाटक और नाटक जो है राज जी मतलब दसौंधी राज जी हिंदी और खोरठा, चूंकि मैंने पहले बताया इन्होंने हिंदी और खोरठा दोनों में लिखा है, तो हिंदी खोरठा मिला करके इन्होंने नाटक भी किया, उसको लिखा भी और मंचन भी किया था। खोरठा भाषी लोकेक संगे एगो अभावटा एखन तक हइये जाए हइये है जेटा तखनियो हल नारी पात्र के। देखिए अभी जिस प्रकार से कि नारी पात्र, नारी किस प्रकार से लेडीज का रोल कौन करेगी नाटक वगैरह में, तो अभी भी उस प्रकार का है दिक्कत कि कौन लेडीज का रोल उस समय भी है और अभी भी था। मिंतुक दसौंधी जी ये भावटाक पूरा करतला बंगाल के आसनसोल से आइन के, मतलब बंगाल के आसनसोल से नारी पात्र को यह लेकर के आते थे और जे नारी सब नाटक एक संगे नाच गान करतली, और जो नारी लोग होती थी जो लेकर के आया जाता था बंगाल के आसनसोल से, वो नाटक में नाच गान करती थी। इनका चर्चित नाटक है महजब और इंसान। इनके चर्चित नाटक जैसे कि अभी अजगर नाटक के बारे में हमने पढ़ा है, उसी प्रकार से इनकी चर्चित नाटकें हैं कुछ, मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, अजगर, ठीक है, जिसको हम लोगों को देखना है, महुआ, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चर्चित नाटक है, याद रखिएगा, महजब, इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, अजगर और महुआ। तो महुआ इनका पहला कहानी था, याद रखिएगा, खोटा खोटा नाटक। अब देखिए राज जी साहित्य बाटे लगाओ गिदराली समय से हल। कहता है राज जी का जो साहित्य को लेकर के, खोटा साहित्य को लेकर के, खोटा काव्य जगत, खोटा रचनाओं को लेकर के उनका लगाव, उनका अट्रैक्शन, जब वो बच्चा थे, जब वो बचपना से ही उनका उनका लगाव था, जखन 8 क्लास से पढ़ा हला, जब वह 8वां क्लास में पढ़ते थे, सही समय ये पटना से बाल प्रतियोगिता हवहल। कहता है जब वो 8 क्लास में ही पढ़ते थे उसी टाइम पर पटना में बाल प्रतियोगिता होता था, और जकर में गीदर सबके कविता गीत और कहानी लिखे खातिर उकसवक काम करा हलल। कहता है कि जिसमें कि जो बच्चा लोग होते थे उसके कविताओं को, गीत कहानी ये सब को लिखने के लिए उन्हें उकसाया जाता था, उनको प्रोत्साहित किया जाता था। एहे लेतायरे सही समय ये इनकर कविता और कहानी चुनायल गेल, और यही समय में, इसी क्रम में, उसी समय जो है इनका कहानी कविता उस बाल प्रतियोगिता में चुनाया गया था और पत्रिका में छपाया भी था। अब देखिए गिदराली से जवान भेला, अब बच्चे से बचपना से जवान यह हुए, तैसने इनकर रुचि साहित्य बाट बाढ़ गेल। कहता है जब यह
जिस प्रकार से बचपन से बड़ा हुए, तो जिस प्रकार से यह बढ़ते गए, उसी तरह से धीरे-धीरे करके इनका रुचि साहित्य जगत की ओर और बढ़ने लगा। जकर पेछु इनकर प्रेरणा स्रोत रहला श्री दिनेश प्रताप। श्री दिनेश प्रसाद जे कतरास सेनेटरी इंस्पेक्टर हला। कहता है श्री दिनेश प्रसाद जी जो हैं, इनका जो साहित्य की ओर जो इनका लगाव बढ़ते गया, तो वह किसके प्रेरणा से, कौन से इसके प्रेरणा स्रोत? तो श्री दिनेश प्रसाद जी कतरास सेनेटरी के इंस्पेक्टर थे और श्री त्रिपुरारी सिन्हा जे कि रेलवे विभाग कतरास के कर्मचारी थे। यह सब इनके प्रेरणा स्रोत थे और इन्हें प्रोत्साहित करते थे लिखने को लेकर। प्रोफेसर रविंद्र झा जे कि कतरास कॉलेज पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और हिंदी साहित्यकार मनमोहन पाठक जी इनकर सहपाठी हला। पढ़े सवैये से ही इनकर दूगो रचना आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित भेल। मतलब यह जब पढ़ाई कर रहे थे उसी समय इनका जो 2 रचना है आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। एक उपन्यास था ढलती सांझ का सूरज, जो कि हिंदी में था, इसके बारे में हमने बात किया, और वहीं दूसरा के कविता संग्रह था वेदना के पंख, यह भी हिंदी में था। तो पढ़ाई के समय से ही इनकी 2 रचनाएं इस प्रकार से क्या होती है, छपती है। किस किस प्रकाशन से? तो आगरा के प्रगति प्रकाशन से। और उपन्यास का नाम क्या था, याद रखिएगा, ढलती सूरज का सांझ, जो कि हिंदी में है, और दूसरा जो कि इनका वेदना के पंख है वह भी हिंदी में था और एक कविता संग्रह था। यह भी पूछा जा सकता है। तकर संगे आरो पत्र पत्रिका इनकर छिटपुट लिखते रहे, मतलब इस प्रकार से यह लिखते रहा। और आगे देखिए कि इसी क्रम में आदिवासी पत्रिका के बारे में आपने सुना होगा। इसके पहले जब हम संस्मरण देख रहे थे, तो वहाँ पर आपने एक आदिवासी पत्रिका के बारे में हमने बात किया था। तो इसी क्रम में आदिवासी पत्रिका में इसकी रचना प्रकाशित हुई थी, जिसका संपादक कौन थे? श्री राधाकृष्ण जी। श्री राधाकृष्ण जी, आपको इनके बारे में हमने बताया है इससे पहले। देखिए श्री राधाकृष्ण, और कहता है कि जखन खोरठाक लोकेक मांझे प्रचार होए लागल। देखिए क्या होता है कि अब जो है लोगों के बीच जो है खोरठा का प्रचार होने लगता है, लोगों में खोरठा का एक रुचि आने लगता है, इनके साहित्य के प्रति इनका रुचि जो है लोगों में देखने को बनता है। तो इस प्रकार से खोरठा के बारे में बात हो रहा था। तखन एक विस्तार खातिर श्री काशीनाथ बेहरा कुदर, श्री विनोद तिवारी तोपचांची के आसपास से श्री परीक्षित सिंह चौधरी कतरास कॉलेज सबेक संग मिल के खोरठा साहित्य परिषद के गठन करला। याद रखिएगा कि जब लोगों में खोरठा साहित्य को लेकर, खोरठा रचनाओं को, खोरठा काव्य के जगत को लेकर के थोड़ी सी रुचि जगी, लोग जो है खोरठा को लेकर के थोड़ा रुचि दिखाने लगे, खोरठा साहित्य को लेकर के, तो इस प्रकार से उस जब प्रचार होने लगा एक विस्तार, तो इसकी विस्तार, ताकि यह थोड़ा सा और फैले, इसका एक्सपेंशन और हो, खोरठा और थोड़ा सा फैले, इसका साहित्य के बारे में रचनाओं को लोग लिखने में रुचि दिखाएं, तो इसलिए क्या किए थे श्री काशीनाथ सिंह बेहरा कुदार, उसके बाद श्री विनोद तिवारी, श्री परीक्षित सिंह चौधरी, कतरास कॉलेज, सब का जो मिल करके खोरठा साहित्य परिषद का गठन किया था। और जकर में समय समय पर खोरठा गोष्ठी हवल, और जिसमें कि समय समय पर खोरठा गोष्ठी भी किया जाता था। आकाशवाणी रांची स्थापित हुआ और बाद में खोरठा कविता और वार्ता खातिर राज्यिक हकवल जाए लागल और उनकर आवाज गोटे झारखंड गूंजे लागल। कहता है आकाशवाणी रांची जब स्थापित होती है, तब उसके बाद क्या होता है, खोरठा कविता कहानी को बोलने के लिए आकाशवाणी रांची से उनको बुलाया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है, और उसके बाद खोरठा की गूंज पूरे झारखंड में गूंजने लगती है। पढ़ल लिखल पर लोग काम के काम खोजत। कहता है पढ़ने लिखने के बाद आप क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपको काम मिले, आपको जॉब मिले। तो क्या होता है, खोरठा जब ये दसवंधी राज जी भी पढ़ लिख लेते हैं, तो इनको काम की तलाश होती है। उसी क्रम में वह क्या होते हैं, बोकारो स्टील सिटी माराफारी गए। आपको माराफारी के बारे में भी हमने बताया है, माराफारी बोकाल स्टील सिटी के बारे में है। तखन स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए क्या होता है, लेबलिंग का काम चल रहा है, और राज्य मनसा जी किसी के यहाँ सुपरवाइजरी करने लगे। लेकिन यहाँ के शोषण को देख करके उसको अच्छा नहीं आया और वह नौकरी छोड़ दिया और भटमुरना चले आए। ठीक है, भटमुरना उनका गांव का नाम है। उस समय पढ़ल लिखल लोग एक अभाव रहले। जखन कतरासगढ़ एक राजा शाह के मालूम भेल, तखन इनका हकाई के अपन स्कूल राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह विद्यालय शिक्षक रखला। कहता है कि जब यह वहां से लौट करके आ गए, कहां से, तो बोकारो स्टील सिटी में जो प्लांट के लिए चल रहा था लेबलिंग का काम, वहां से लौट करके जब यह आ जाते हैं घर को, तो चूंकि उस समय बहुत पुराने समय की बात है, तो पढ़े लिखे लोगों की कमी होती है। तो इस क्रम में क्या होता है, वहां के जो कतरासगढ़ के जो राजा साहब थे, उनको मालूम चलता है, तो इनको बुलाता है और कहता है कि तुम जो है
पूर्णेंदु नारायण सिंह में शिक्षक हो जाओ। ठीक है, यहां पर टीचरी करो। और संयोग की बात यह है कि कागज कलम लड़निहार के शिक्षक एक नौकरी पावटा। और उसके बाद क्या होता है, एकर एकर से इनकर लेखनी आरो बढ़े लगल। मतलब जब वो टीचर वहां पर बन जाते हैं, उसके बाद थोड़ा कागज कलम से इनका भेंट होता है और भी यह लिखने शिक्षक भी बन जाते हैं, तो लिखने का शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, और भी इसका जो इनका रुचि था वो बढ़ने लगा और यह लिखने की शुरुआत किया। फिर उसके बाद खोरठा पत्रिका सबके संपादन भी करने लगे। और यह बात 1966 के है। ठीक है, यह बात कब का है, 1966 का है। और 1980 ईस्वी में श्री गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय राजकीय हो गया। मतलब कि जब यह प्राइवेट था और अब यह सरकारी हो गया। और उस स्कूल में जितने भी टीचर थे सबके सब क्या हुए, टीचर बन गए। और 1996 ईस्वी में इनका जो है 1996 ईस्वी में इनका ट्रांसफर होता है उच्च विद्यालय में। और यहां से 2003 में यह रिटायर कर जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये पूरा इनका जीवनी था। अगर प्रसिद्ध रचना के बारे में आपको इनको ध्यान में रखना है, अजगर इनका नाटक है, खोरठा नाटक है, भगजोगनी उपन्यास है, खोरठा है, माटिक पुतैल एक कवि का कहानी संग्रह है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए घुइर मुरली तर एक लघु कथा संग्रह है। उसके बाद तेतरी और महुआ उपन्यास है, प्रकाशित नहीं हो पाया। पुटूस और परास कविता संग्रह, इसमें 10 कविताएं हैं। ठीक है, ये सारा का सारा याद रखना है। कुछ बातों को और थोड़ा सा इनके बारे में अगर आप देखिएगा तो देखिए, इन्होंने हिंदी भाषा में 20 हिंदी नाटक लिखकर मंचन भी किया है। और खोरठा विकास के लिए 1977 में तितकी पत्रिका का संपादन शुरू किया था। लेकिन देखिए तितकी पत्रिका के प्रथम संपादक भी ये थे। लेकिन 13-14 अंक प्रकाशित होने के बाद तितकी पत्रिका बंद हो गई थी। तो ये पूरा का पूरा एक जो है कि इनके जीवनी के बारे में था। लेकिन अगर इनको एक साहित्य श्रीनिवास पानुरी सम्मान भी दिया गया था, वह भी याद रख लीजिएगा। तो खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो के द्वारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना है। पूछा जाएगा कि इनको जो श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया गया था, कब दिया गया था, 1992 में। किसके द्वारा, खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो के द्वारा। किसके द्वारा, खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो के द्वारा। तो श्रीनिवास पानुरी सम्मान 1992 में दिया गया था। 29 जनवरी 2006 को उन्हें भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची के तत्वावधान में श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में महामहिम राज्यपाल सैयद सिप्ते जी के द्वारा सम्मान दिया गया था। तो ये पूरा का पूरा एक विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जीवनी था। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, इनके बारे में जीवनी अच्छा लगा है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों के बीच अपने इस चैनल परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए मेहनत हम तभी कर पाएंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, मेहनत करने को हमें एक मनोबल मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में।